हादसे में 8 लोगों की मौत। बालू लदे ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 8 लोगों को रौंदा। यूपी के 2 जिलों में अस्पताल हुए बीमार। बदायूं जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन। प्रयागराज के कमला नेहरू अस्पताल में मासूम इलाज को मोहताज। सीतापुर के शमशाबाद गांव में आग का तांडव। 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। गांव में रखा अनाज जलने से पीड़ितों के सामने खड़ा खाने का संकट। पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिम और पप्पू स्मार्ट गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 25,000 का इनाम। आगरा से हुई गिरफ्तारी। आज से गोरखपुर के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ता विकास गर्ग कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गोरखपुर। उत्तर भारत में जारी गर्मी का सदम। कानपुर, आगरा, प्रयागराज में गर्मी से जीना हुआ मुहाल। प्रचंड लू के बीच मानसून का लोगों को इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। और खबर है हरदोई से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। घर के बाहर सो रहा परिवार पर बालू भरा ट्रक पलट गया। दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक बच्ची घायल बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बालू लदे ट्रक ने 8 लोगों को कुचला और फिर पलट जाने की भी बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। बालू लाद करके कोई भी वो जा रहा था वहाँ मल्लावा के रात में करीब 2 बजे के आसपास अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। ये हम लोग घटनास्थल पर देख रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं हरदोई से। उनका रुख कर लेते हैं। आलोक, बालू लदे ट्रक ने 8 लोगों को कुचला और फिर बताया जा रहा है कि वहीं पर पलट गया। पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बेहद भीषण यह हादसा। होती है, सारे लोग जो हैं सुस्त अवस्था में सोते रहते हैं। वहीं एक मल्लावा कानपुर की तरफ से एक ट्रक बालू लदा आ रहा था, जो बहुत स्पीड में था। वो अनियंत्रित होकर चुंगी नंबर 2 मल्लावा से आगे, जहाँ पे चुंगी नंबर 2 लगता है, वहाँ पे कुछ नट बिरादरी के लोग जो सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, सो रहे थे, उनके ऊपर पलट गया और वो मौके पर ही उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, प्रशासन और पुलिस, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उसने जो है दबे हुए सबों को और घायलों को बाहर निकाला और सीएससी रेफर किया वहाँ, जहाँ पर उनको 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और एक बच्ची घायल है। इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए था और मौके पर पहुंच ही गया था। लेकिन ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटना जो हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है कि ये जो ट्रक था, जो बालू लेकर रात में आ रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसके पीछे किसी न किसी कोई भी गश्त लगी थी, जिसकी वजह से ये बहुत तेज भाग रहा था और ये अनियंत्रित हो गया। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, एक बहुत हृदय विदारक घटना है जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई है। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया है? पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया और जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए मृतकों को भेजा। और वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया, क्योंकि रात की घटना थी कि ड्राइवर घटना को अंजाम देके तुरंत फरार हो गया और उसकी जो है खोजबीन जारी है। पुलिस खोजबीन जारी कर रही है कि मालिक की और डिटेल निकाल रही है, ट्रक मालिक की। इस तरह की प्रशासन पूरी तरीके से इस घटना को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल साफ तौर पर बेहद भीषण हादसा 8 लोगों की जान चली गई है। मासूम बच्चे मृतकों में भी शामिल हैं। इसके साथ ही जानकारी ये भी आलोक मिल रही है कि एक मासूम बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या उसे समुचित इलाज मिल पा हाँ, रहा है? वो वो एक बच्ची है जो हम्म। करीब 8 साल से कम की है, वो गंभीर घायल हो गई थी, लेकिन उसकी स्थिर अभी नाजुक नहीं है, नाजुक बनी हुई है, स्थिर बनी हुई हालत है और इलाज उसको उचित मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मृतकों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बेहद भीषण हादसा हरदोई में, जहां पर घर के बाहर सो रहे लोगों पर बालू लदा ट्रक अचानक चढ़ जाता है। पहले उन्हें कुचलता है, इसके बाद वहीं पर पलट जाता है। तो बेहद भीषण हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई है। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देखिए बहुत दुखद ये घटना सामने आई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी में 16 सीटों पर होंगे उपचुनाव। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सांसद बने विधायक छोड़ेंगे अपनी सीट। 6 विधायकों की सपा ने सदस्यता कराई खत्म। सामाजिक समीकरण साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अभी सपा के पास हैं 11 सीटें, एनडीए के पास 5 विधायक बन चुके हैं सांसद। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 6 विधायकों की सपा ने सदस्यता खत्म कराई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 6 विधायकों की सपा ने सदस्यता कराई खत्म। लखनऊ से बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 6 विधायकों की सदस्यता खत्म कराई। सामाजिक समीकरण साधना अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। तो सामाजिक समीकरणों को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, यूपी में 16 सीटों पर उपचुनाव होंगे। संदीप मिश्रा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी में उपचुनाव होंगे और सांसद बने जो विधायक हैं वो अपनी सीट छोड़ेंगे। यानी देखिए, सांसदी के अगर हम चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ पर बड़े स्तर पर लहराता हुआ नजर आया। अब जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उन सीटों पर हार ना होने पाए, इसके लिए बीजेपी को समीकरणों को साधना होगा, जो उसके लिए बड़े मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल।
बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने लोकसभा के चुनाव को देखा है कि कैसे इस बार चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जो सीटों का जो अंतर हुआ है वो साफ देखने को मिला है। यानी कि साफ था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जो मेहनत कर रही थी, वजह साफ थी कि 80 की 80 सीटें जीतने का जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को साध नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी और ये एक बड़ी परीक्षा से भारतीय जनता पार्टी फेल होती नजर आई। इसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बड़ी इनकी परीक्षा जो शुरू होने वाली है वो भारतीय उपचुनाव की होगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई सांसदों जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, उनकी सीटें खाली हो चुकी हैं, वहां पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परीक्षा काफी कठिन होने वाली है, क्योंकि इस बार जो है 37 के आसपास जो है वो सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी के बन चुके हैं। तो अब एनडीए के लिए काफी मुश्किल बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार के जो उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी जो अब इस बार की जो रणनीति बनाएगी वो किस कदर बनाएगी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जहां जहां भी सीट खाली हुई है वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी या तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का अपना सांसद होगा, तो वहां पर अब उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी होगी वो कैसी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का जो रिजल्ट रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो शायद शीर्ष नेतृत्व इस बार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो शायद सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में जो एक उनका एक टारगेट था वो टारगेट को नहीं क्रॉस कर पाई। अब आने वाले समय में इस उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कैसी तैयारियां करती है या किस कदर अपने कैंडिडेट को उतारती है, कहां फिर अपने कैंडिडेट को उतारेगी, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात पे होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के इस बार के उपचुनाव लड़ेंगे चुनाव, या फिर इंडिया गठबंधन अलग चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव की लगातार तैयारियां पार्टियां करने लगी हैं, तो देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इन सीटों का जो है डिक्लेयर होता है, कब से चुनाव की तैयारियां होती है। लेकिन महत्वपूर्ण होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कैसे इन रणनीति के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो अहम खबर, जहां सांसद बने विधायक अब छोड़ेंगे अपनी सीट और एनडीए के 5 विधायक बन चुके हैं सांसद। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, यूपी में 16 सीटों पर होंगे उपचुनाव। तो 6 विधायकों की सपा ने सदस्यता कराई खत्म। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सामाजिक समीकरण साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बहराइच हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। बहराइच हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और राहत कार्य में तेजी लाने को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दे दिए हैं। बहराइच हादसे का सीएम ने संज्ञान लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद बहराइच हादसे का लिया संज्ञान।
अहम खबर आपको बता दें, राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री ने जनपद बहराइच हादसे का संज्ञान लिया है। और सीएम योगी ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। तो सीएम योगी ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां 4 विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटाया जाएगा और 4 विश्वविद्यालय के नाम में भी किया गया मामूली संशोधन। 2 नए निजी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट देने का निर्णय। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का बदला नाम, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखा गया नाम। मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय से हटेगा राज्य शब्द और मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय से भी हटेगा राज्य शब्द। तो इन विद्यालयों के नाम से राज्य शब्द को हटाए जाने की बात सामने आई है। हम मामूली संशोधन की भी बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, 4 विश्वविद्यालयों के नामों में संशोधन की बात आई है। अहम ये कि 2 विश्वविद्यालयों के नाम से राज्य शब्द को हटाए जाने की बात कही गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार जो है जो राज्य लिखे हुए जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों से राज्य का जो बीच में था उसको हटाने का काम किया है। क्योंकि सुहेलदेव समाज राज्य महाविश्वविद्यालय था, उसको वहाँ पर जो है राज्य शब्द को हटा दिया है। इसी तरीके से कई विश्वविद्यालय हैं, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर राज्य को हटा दिया गया है। इसके साथ सुहेलदेव समाज एक विश्वविद्यालय है, वहाँ से हटा दिया गया है। तो 3-4 नाम विश्वविद्यालयों के जो नामों के आगे जो कभी राज्य लिखा करता था, वो अब राज्य लिखा हुआ नहीं होगा। यानी कि वो सीधे तौर पे जो है वो संबोधित करेगा, विश्वविद्यालय को संबोधित करेगा, राज्य को संबोधित करता हुआ विश्वविद्यालय अपना नाम नहीं शोभित करेगा। इसके साथ ही साथ बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में कल कैबिनेट में ये प्रस्ताव को रखा गया था और उसे यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। हालांकि अब ये विश्वविद्यालय के नाम के आगे जो है राज्य शब्द जो है वो हटा दिया गया है। बाकी जो नाम उनका शेष बचा हुआ है उसी नाम पर विश्वविद्यालय जो है उनका चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो बड़ी खबर, जहां पर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 बंद हुई है। तकनीकी खराबी के चलते यूनिट बंद हुई। 48 घंटे से बंद है यूनिट नंबर 2। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है यूनिट 2। यूनिट नंबर 2 बंद होने से बिजली संकट, कई प्रदेशों को होती है बिजली की सप्लाई। बॉयलर में तकनीकी खामियां आने के चलते यूनिट को बंद कर दिया गया है। तो बॉयलर में तकनीकी खामी आने के चलते बंद किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई प्रदेशों में होती है बिजली की सप्लाई और बॉयलर में तकनीकी खामियां आने से यूनिट बंद। तो बॉयलर में तकनीकी खामियां आने से यूनिट बंद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी परियोजना और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, तकनीकी खराबी आने के चलते बिजली का संकट गहरा गया है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल, देखिए रायबरेली जिले के ऊंचाहार में एनटीपीसी स्थित है, जहां पे 210 मेगावाट की जो बॉयलर है उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते 48 घंटे हो गए हैं। जो यूनिट नंबर 2 है उसे बंद किया गया है और 48 घंटे हो गए अभी वो यूनिट को जो है अभी ठीक नहीं किया जा सका है, जिसके चलते जो बिजली का संकट है वो काफी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई प्रदेश में रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी से बिजली जाती है, लेकिन जिस प्रकार ये यूनिट नंबर 2 बंद है
उसके चलते बिजली का संकट देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे रायबरेली एनटीपीसी से बिजली जाती है, लेकिन जिस प्रकार ये यूनिट बंद है उसके चलते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बिजली का संकट हो सकता है, जिसको लेकर के रायबरेली के एनटीपीसी में 48 घंटे से लगातार कार्य चल रहा है, लेकिन अभी यूनिट को रिपेयर नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी 210 मेगावाट बिजली उत्पादन की जो क्षमता है वो बंद हो गई है, जिसके कारण जो है बिजली का जो है संकट देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बिजली का बड़ा संकट जिसके चलते लोग परेशान। शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए केशवन, अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको बता रहे थे जहां पर बॉयलर में तकनीकी खराबी आने के चलते ये संकट गहराया। और अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी आगरा से सामने आ रही है। आगरा से खबर का रुख कर लेते हैं। रामनाथ सिकरवार ने डीएम को सौंपा पत्र। आगरा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोबारा मतगणना कराने को लेकर पत्र दिए जाने की बात सामने आई है। वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की बात और वीवीपैट की पर्चियों से एससी ने दी गाइडलाइन। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, रामनाथ सिकरवार ने डीएम को पत्र सौंपा है, दोबारा मतगणना की बात कही गई है, पूरे मामले में क्या अपडेट है आपके पास? गर्मा, ये फतेहपुर सीकरी लोकसभा का जो परिणाम आया है जिसमें बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने 43,000 वोटों से शिकस्त दी थी कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को। लेकिन वहीं एक पत्र लिखा है लेटर डीएम के लिए, जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम है उनके लिए, कि वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग दोबारा की जाए। और साफ तौर से आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसमें वीवीपैट की पर्ची की गिनती के लिए जो गाइडलाइन है उसका उसमें विवरण दिया गया है, उसके अनुसार ही डीएम से कहा गया है कि इसकी दोबारा काउंटिंग कराई जाए। काउंटिंग सही नहीं हुई है और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। फिलहाल यहाँ जो सांसद हैं लोकसभा से, अगर जो रामनाथ सिकरवार जो शिकायत करता है, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 43,000 वोटों से हारे हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार चाहर जो कि पहले भी सांसद थे, दोबारा उनको टिकट मिली। पहले वो तकरीबन 5 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव में उनको 43,000 वोटों से जीत दर्ज उन्होंने की है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से बयान कांग्रेस के प्रत्याशी का आया, उसके बाद डीएम क्या निर्देशित करते हैं, डीएम क्या इस पर फैसला लेते हैं, दोबारा काउंटिंग होगी या नहीं होगी। हालांकि रामनाथ सिकरवार ने उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उसमें प्रार्थना पत्र लिखा है, लेकिन उसको कितना मान्य किया जाता है ये डीएम के फैसले के बाद मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर फतेहपुर सीकरी से जुड़ी आम जानकारी आपको बता दें। भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर से हार मिली थी, जिसके बाद अब पत्र दिए जाने की बात सामने आई है। आगरा से खबर, रामनाथ सिकरवार ने डीएम को पत्र सौंपा है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर सेक्टर 118 में एक अनियंत्रित और निजी बस ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। बता दें कि एक अनियंत्रित बस सड़क किनारे लगी एक रेहड़ी को कुचलते हुए अपार्टमेंट की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घटना में रेहड़ी पर खड़े 2 लोग बस की चपेट में आ गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और अभी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 113 के अंतर्गत सेक्टर 118 में श्रीराम अपार्टमेंट की बाउंड्री तोड़ करके एक बस के द्वारा दुर्घटना कारित की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।